स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी एलिमेंट, कैटाइन, एनाइन, एसिड, बेस, सॉल्ट, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इक्विवेलेंट वेट हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन होती है द मास ऑफ सबस्टेंस डेट डिस्प्लेसेस और डेट कैन कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। मतलब किसी भी सबस्टेंस का कितना वेट 1 ग्राम हाइड्रोजन से या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन से या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करता है या उसको डिस्प्लेस करता है, वो वैल्यू उस पर्टिकुलर सबस्टेंस की इक्विवेलेंट वेट कहलाती है। एक एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो दोनों मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो इस रिएक्शन में 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन 14/3 ग्राम नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 14/3 होगा इस रिएक्शन के लिए। स्टूडेंट, किसी रिएक्शन के दौरान एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर किसी एलिमेंट या फिर कैटाइन, एनाइन का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूले के माध्यम से हम इन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। या फिर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर VF का मतलब है वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इसको भी समझते हैं। तो स्टूडेंट, एसिड के केस में वैलेंसी फैक्टर अलग होता है, बेस के केस में अलग होता है, सॉल्ट के केस में अलग होता है, किसी कैटाइन, एनाइन या फिर एलिमेंट के केस में अलग होता है। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट के केस में अलग होता है। तो हम एक एक करके बात करते हैं सभी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एलिमेंट्स और आयन। तो स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल Ca+2, Mg+2, Zn+2, Al+3, Fe+2, Ag+1, Cu+2। तो इनका वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर है 2, जो इस पर चार्ज लगा हुआ है। इसका वैलेंसी फैक्टर है 2, इसका वैलेंसी फैक्टर है 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 2, 2, 3, 1। यानी कि Ca+2 का यदि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कैल्शियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो
इसलिए Ca+2 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से हम किसी भी कैटाइन, एनाइन या फिर किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। तो स्टूडेंट, सभी के लिए जनरल फॉर्मूला यही है कि इक्विवेलेंट वेट आप किसी का भी निकालें, चाहे एसिड, चाहे बेस या फिर किसी दूसरी चीज़ का, सबके लिए जनरली ऊपर मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास ही लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड। तो स्टूडेंट, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा किसी एसिड का? तो वैलेंसी फैक्टर का मतलब होगा यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन एसिड इनटू सॉल्यूशन। तो किसी भी एसिड को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कितने H+ देता है, वो वैल्यू, उसके वो नंबर जो निकल के आएंगे वो वैल्यू उसकी कहलाएगी वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड। जनरली हम इसे किसी भी एसिड की बेसिसिटी के नाम से भी जानते हैं। बेसिसिटी मतलब कितने वो H+ देगा, वो वैल्यू उसकी क्या कहलाएगी? बेसिसिटी। स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H3PO4, phosphorus acid, H3PO3, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। माफ करिएगा स्टूडेंट, ऊपर का ये फॉर्मूला फॉस्फोरिक एसिड का है, फॉस्फोरिक एसिड, और नीचे वाला ये फॉर्मूला है फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, H3PO2 हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो स्टूडेंट, इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू molecular weight of H2SO4 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट, H2SO4 का मॉलिकुलर वेट होता है 98 और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो स्टूडेंट, हमें ये याद होना चाहिए कि H2SO4 को हम वाटर में अगर डिज़ोल्व करते हैं तो ये कितने H पॉजिटिव देता है? तो स्टूडेंट, ये 2 H पॉजिटिव देता है। कितने H पॉजिटिव देता है? 2 H पॉजिटिव। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। 2 का भाग देंगे 98 में तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे 98। स्टूडेंट, किसी भी एसिड में जितने हाइड्रोजन होते हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो सारे के सारे हाइड्रोजन
वाटर में डिजॉल्व होकर H पॉजिटिव के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएं। जैसे कि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन वाटर में डिसोसिएट होकर H डाई 2H प्लस दे देते हैं। तो अगले हम इस फॉर्मूले में चेक करते हैं, इन तीनों फॉर्मूले में। तो स्टूडेंट अगला फॉर्मूला में ले लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड और चेक करते हैं फॉस्फोरिक एसिड में। तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो पहले स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि कितने ये H प्लस वाटर में डिसोसिएट करके देगा। तो स्टूडेंट फॉस्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, सिमिलर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, सिमिलर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। स्टूडेंट जितने भी हाइड्रोजन एसिड के अंदर ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे वाटर में डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव दे देते हैं। इसलिए H3PO4 का जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो 3 होगा। तो H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, इससे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। स्टूडेंट इसके बाद बात करते हैं हम अगले एग्जांपल की, फॉस्फोरस एसिड का H3PO3 का। H3PO3 का तो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो केवल यहाँ से एक H पॉजिटिव मिलेगा और एक H पॉजिटिव यहाँ से मिलेगा, यानी कि इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो 2 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए वही तरीका, इक्विवेलेंट वेट H3PO3 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO3 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अगले एग्जांपल में देखते हैं स्टूडेंट। तो अगला एग्जांपल है हमारा H3PO2 हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, तो स्टूडेंट जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ से केवल एक H प्लस ये डिसोसिएट होकर देगा, यानी कि इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट हाइपोफॉस्फोरस एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम सिमिलर फार्मूला यूज़ करेंगे, MH3PO2 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर जो कि है 1। यहाँ से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट हम ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट और देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एसिड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH2। बट स्टूडेंट इसके फॉर्मूले को 2 तरीके से लिखते हैं, एक हाइड्रेटेड और दूसरा नॉन हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड के केस में इसका फॉर्मूला होता है COOH2 0.2H2 और नॉन हाइड्रेटेड के केस में इसका फॉर्मूला होता है COOH2। तो दोनों केस में इक्विवेलेंट वेट अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो एक एक करके चेक करते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड का अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 126 आता है और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो आता है 90। स्टूडेंट ऑक्जेलिक एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है,
तो स्टूडेंट ये पानी में डिज़ोल्व होकर एक H+ यहाँ से देता है और एक H+ यहाँ से देता है, मतलब ऑक्जेलिक एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 होता है। तो स्टूडेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, जिसे हम क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड भी कह सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो क्या निकल के आएगा इक्विवेलेंट वेट? तो इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड 126 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 63। तो 63 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रेटेड और क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। यदि हम नॉन हाइड्रेटेड का निकालते हैं तो इक्विवेलेंट वेट निकल के आता है 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45। स्टूडेंट अब हम आगे बात करते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते हैं किसी बेस का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो स्टूडेंट इक्विवेलेंट वेट किसी बेस का निकालने के लिए भी वही जनरल फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे। इक्विवेलेंट वेट फॉर एनी बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब बेस के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? तो बेस के केस में वैलेंसी फैक्टर का मतलब है नंबर ऑफ displaceable OH minus ions from 1 mole of a base into solution। स्टूडेंट जब हम किसी बेस को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो आर्रीनेस की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो वाटर में डिज़ोल्व होकर OH माइनस देता है, तो उसी को हम किसी भी बेस का वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। जनरली स्टूडेंट OH माइनस जो दिए जाते हैं हम उसे उस पर्टिकुलर बेस का एसिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी। कितने OH माइनस दे रहा है वो वैल्यू उसकी एसिडिटी के नाम से भी जानी जाती है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनका हम इक्विवेलेंट वेट निकाल के चेक कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH एंड डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो NaOH को स्टूडेंट जब पानी में हम डिज़ोल्व करेंगे तो पानी में ये डिज़ोल्व होकर Na+ देता है प्लस एक सिंगल OH माइनस देता है, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। या हम इसको एसिडिटी भी कहते हैं, तो इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी हो जाएगी? 1। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट NaOH का निकल के आ जाएगा, NaOH का मोलर मास 40 होता है डिवाइडेड बाय 1, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 40। सिमिलर हम निकाल के देख लेते हैं CaOH होल ट्वाइस का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पानी में डिज़ोल्व होकर 2OH माइनस देता है प्लस एक Ca+2 देता है, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो हो गया 2। वो कितना हो गया? 2। तो स्टूडेंट हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो हम वैल्यू रखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 2,
डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो ये टोटल स्टूडेंट हो जाएगा आपका 74 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 37। तो स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट 37 होता है। स्टूडेंट अब हम समझते हैं कि किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। तो स्टूडेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट निकालने के लिए भी वही बेसिक सा फॉर्मूला है कि जिस सॉल्ट का हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे ऊपर, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो वैलेंसी फैक्टर स्टूडेंट यहाँ पर होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन। किसी कैटाइन पर कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। स्टूडेंट इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को जब हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो ये वाटर में डिसोसिएट होकर आपको एल्यूमिनियम आयन प्लस सल्फेट आयन देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, और एक एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है? +3। तो टोटल पॉजिटिव जो चार्ज हुआ, टोटल पॉजिटिव चार्ज वो स्टूडेंट हो गया 2 × +3 यानी कि +6। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम सल्फेट का जो मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 342। तो हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे इसका। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू मास ऑफ एल्यूमिनियम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो 57 हमारा आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम आगे अब समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टूडेंट हमें इसके लिए ये चेक करना होता है कि रिएक्शन के दौरान जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना बदलाव आ रहा है। फॉर एग्जांपल MnO4 माइनस ये एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनाता है। तो यहाँ पर इस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पर इस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो यहाँ पर जो बदलाव हुआ वो कितना हुआ? 5 का। जो चेंज आया वो 5 का हुआ। तो स्टूडेंट मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 कैसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मान ली, ऑक्सीजन की -2 × 4 इज इक्वल टू -1। तो x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +8 -1, x इक्वल टू +7। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 7 से 2 हो रही है, यानी कि उसमें जो चेंजेस हो रहा है वो 5 का हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हम इस Mn का अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो, या फिर हम ये कहें इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जनरल फार्मूला क्या बनाएंगे हम? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर।
तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो बैलेंसी फैक्टर होगा वो हमारा यही होगा, जो कि 5 डिफरेंस निकल के आया। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट को। कुछ जनरल एग्जांपल और ले लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू ऑफ पॉइंट से। बैलेंसी फैक्टर को स्टूडेंट हम एन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो आपको कुछ एग्जांपल याद रखने हैं क्योंकि ये काफ़ी बार पूछे गए एग्ज़ाम में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है और बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है K2MnO4। तो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यहाँ पर इस मैग्नीज पर +7 है और यहाँ इस मैग्नीशियम पर +2 है। तो इसमें कितने का चेंज आ रहा है? तो इसमें चेंज आ रहा है 1 का। इसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर जो है वो हो जाएगा 1, या वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं स्टूडेंट, रिएक्शन नंबर 2। अगर हमारे पास KMnO4 ही है और ये न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में अगर स्टूडेंट ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है MnO2। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पर इस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना बदलाव आया? 3 का। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो हो जाएगा 3। इसी को मैन फैक्टर भी कहते हैं, जो कि 3 ही होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट। यदि यही KMnO4 हमारे पास है और वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो वो Mn+2 बनाता है। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में यहाँ पर मैग्नीज +7 में है और यहाँ मैग्नीज है +2 में। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है स्टूडेंट वो कितना आ रहा है? 5 का। तो यहाँ पर जो एन फैक्टर है वो हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट इन तीनों रिएक्शनों को याद करने की एक ट्रिक भी है और वो ट्रिक है, तो ट्रिक फॉर लर्न, वो ट्रिक है स्टूडेंट BNA। B फॉर बेसिक मीडियम, एक वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। N फॉर न्यूट्रल में कितना है? न्यूट्रल में 3 है। और एसिडिक मीडियम, A फॉर एसिडिक मीडियम, इसके लिए 5 है। तो हम इस ट्रिक से इस एग्जाम्पल, ऊपर के तीनों एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। KMnO4 बेसिक मीडियम में बैलेंसी फैक्टर 1 होता है, न्यूट्रल एल्कलाइन मीडियम में 3 होता है और एसिडिक मीडियम में 5 होता है, यानी कि VNA मतलब 1, 3, 5। इसके अलावा स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है, उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। तो स्टूडेंट एसिडिक मीडियम में H+Cr+3 ये देता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना बदलाव आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में? तो यहाँ है क्रोमियम का +6, क्रोमियम का है +6 और यहाँ क्रोमियम हो गया +3। तो टोटल कितने क्रोमियम है हमारे पास यहाँ? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 आ जाएगा। और 6 यानी कि यहाँ पर 6 से ये 3 में गया, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो कितने का डिफरेंस आया? 3 का, यानी कि 3 का चेंज हुआ। लेकिन क्रोमियम है हमारे पास कितने? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई करके हम वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसमें जो वैलेंसी फैक्टर है वो 6 आ जाता है। इसकी भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि K2, इसको याद करने की ट्रिक है K2Cr2O7 कभी भी किसी भी रिएक्शन के दौरान इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो 6 ही रहेगा। ये हम ट्रिक से इसे निकाल सकते हैं।
तो स्टूडेंट, आई होप आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक जगह हमने ऊपर बात की थी किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब एसिड कंबाइन होता है, एसिड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H प्लस देता है। वो क्या देता है? H प्लस, यानी कि प्रोटॉन देता है। तो स्टूडेंट, वो H प्लस इसलिए देता है क्योंकि ये आप जो देख पा रहे हो H, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो H है हमारे पास हाइड्रोजन, जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। तो ऑक्सीजन जब वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है तो ये वाटर में डिसोसिएट होकर पॉजिटिव चार्ज दे देता है, और ये भी वाटर में डिसोसिएट होकर पॉजिटिव चार्ज दे देता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।